आप सभी, मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि विश्व का भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 50 क्वेश्चनों डेली 50 क्वेश्चनों के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग आज 51वें क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगती है। और जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है इस वीडियो को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा की आंतरिक स्थिति उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत, न्यूमेस्मेटिक के अंतर्गत या फिर कोरोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों, चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1%। उसके बाद फिर लोहा है, फिर तांबा। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम है, दूसरे पे दूसरा पूछ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि लोहा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गया, सीता, ग्रीन प्लेनेट और हर्मीज। तो पृथ्वी पर जीवन के पाए जाने वाले परिस्थिति के कारण ही है, परिस्थिति के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है? ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सुपरनोवा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, पुच्छल तारा, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो पृथ्वी, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी नापी गई है दोस्तों वो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से सबसे निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो जो ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम है वो है मंगल। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है दोस्तों वो लगता है 365.25 दिन। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग की जो माध्य वेग से सूर्य का चक्कर, ये पृथ्वी जो होती है वो अपने परिक्रमा पथ में सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो कितने में लगाती है? तो उसकी स्पीड क्या होगी? वो होगी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से घूमती है, चक्कर लगाती है। तो लेकिन अगर यहाँ पे देखिए वो पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, उसके आगे दे रहा है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कहाँ पे दिया हुआ? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री या फिर 42.5 डिग्री। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कहाँ पे? ए पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि दिन रात किस कारण से होते हैं? भूपरिक्रमण के द्वारा, भूपरिभ्रमण के द्वारा, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण या चंद्रमा के परिक्रमण के कारण? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कि दिन रात किस कारण से होते हैं। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, दिन रात किस कारण से होते हैं। तो दोस्तों, दिन रात के होने के कारण होता है भू परिभ्रमण। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर? तो देखिए, सूर्य वर्ष में 2 बार यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियाँ बराबर होती हैं, यानी 12-12 घंटे की होती हैं। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी गति को किस विशेषता के कारण होता है? मौसम परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की वो किस गति के विशेषता के कारण होता है? सूर्य के चारों परिक्रमा, दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव के कारण, या फिर ए और बी दोनों?
तो देखिए मौसम परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होता है? तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सूर्य के चारों परिक्रमा और दूरी पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। तो ये हो जाएगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कुछ सही उत्तर का चयन करना है। आंसर क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का कहना है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमण की गति तीव्र होती है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर कौन सा सही होगा? देखिए जितना जल्दी आप प्रश्नों को लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब होते जाते हैं दोस्तों। तो फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बताइए क्या बात सही है दोस्तों? तो देखिए पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला तो आपका सही हो गया। अगला देखते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। क्या 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है? बताइए दोस्तों। क्या 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है? देखिए अगर आप लोग ऐसे ही आंसर नहीं देंगे दोस्तों तो कैसे काम बनेगा? बताइए, आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आपके प्रश्न आपके सामने हैं तो फटाफट से आंसर दीजिए। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। बताइए। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। अच्छा अच्छा, अगर पूछा जाए किस अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण की गति तीव्र होती है? बताइए दोस्तों। पृथ्वी की परिभ्रमण की गति कब तीव्र होती है? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? कब तीव्र होती है? बताइए किस अवस्था में तीव्र होती है? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। जो 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई होती है वो विषुवत रेखा की आधी होती है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के अक्ष की समानता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। ये आपके प्रश्न है दोस्तों। बताइए। देखिए पहला तो मैंने बता दिया दोस्तों कि पृथ्वी के अक्ष की जो उत्तरी सिरे को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब आगे आपको बताना है पृथ्वी के बारे में कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, बताइए बताइए जल्दी दोस्तों। तो देखिए आपके हिसाब से 45 डिग्री पूरी अच्छे से लंबाई होती है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ये पहला और दूसरा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगा, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो देखिए अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाएगी दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? हमारे प्रकार जो वर्ष की अवधि है वो कम हो जाएगी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अक्षांश डिग्री के पास
30 डिग्री अक्षांश के बाद, 50 डिग्री अक्षांश के बाद या 70 डिग्री अक्षांश के बाद। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो संभावना अधिक होती है वो कब होती है दोस्तों? वो होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश के पास कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कथन और कारण कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, और कारण क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो कथन आपका गलत है, लेकिन कारण आपका सही है। तो ए डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे 1 करोड़ निम्नलिखित में से किससे बना होता है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। बताइए किस वेग से बना होता है? तो दोस्तों ये लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? ये लोहे का बना होता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, फिर उल्का पिंड। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन से हैं? बुध एवं शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, वरुण और शनि। तो सौर मंडल में जो शुद्ध ग्रह होते हैं जिसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन से? मंगल और बृहस्पति। तो ये हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध ग्रह के विषय में अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार की चट्टानों के मलबा होता है। दूसरा है अधिकांश शुद्ध ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। तीसरा है शुद्ध ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच स्थित होता है। तो दोस्तों अगर हम कथन की बात करें तो देखिए पहला तो सही है कि शुद्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानों के मलबा हैं, सही है। दूसरा क्या है कि अधिकांश शुद्ध ग्रह छोटे हैं किंतु वे कुछ व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच होता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। तो ये पहला और दूसरा कहाँ पे है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ग्रह का मान और उसके अक्षय का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान झुकाव के समतुल्य होते हैं, बराबर होता है। कौन सा है वो? यूरेनस के विषय में बात की जा रही है, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, या मंगल के विषय में? तो एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान और झुकाव के बराबर होता है या समतुल्य होता है, वो किसकी बात की जा रही है? मंगल का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, कारण है इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो दोस्तों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये सही है। इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, ये दोनों ही बातें सही, कारण इसकी सही व्याख्या करता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। बताइए क्या ये बात सही है दोस्तों? तो दोस्तों मंगल के 2 ध्रुव हैं, वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऐसा पृथ्वी की तरह से मंगल की धुरी झुके होने के कारण होता है। दोनों बातें सही हैं। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ छत्रकों एवं हिमशीतलित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के जो सही अवस्था में कारण है दोस्तों वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। बृहस्पति, मंगल, यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा। तो दोस्तों जिसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वो है यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। तो बी पे दिया हुआ, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, वरुण, यूरेनस, शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए बृहस्पति क्यों है कि इसका व्यास जो है दोस्तों वो 1,42,796 किलोमीटर है, इसलिए बृहस्पति सबसे अधिक है। अगला प्रश्न क्या है कि फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? 27 जून 2008 को, 27 मई 2008 को, 26 जून 2008 को, या फिर 26 मई 2008 को। बताइए कब उतरा था ये मंगल की ग्रह पर, कब उतरा था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, कब उतरा था ये मंगल की ग्रह पर, कब उतरा था? फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो दोस्तों ये उतरा था, फिनिक्स मार्स की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर कब उतरा था? बताइए दोस्तों। तो ये उतरा था दोस्तों 26 मई 2008 को। तो ये 26 मई 2008 कहाँ पे हुआ है? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा समय लेगा दोस्तों। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए सब ग्रह जो सबसे अधिक समय लेता है उसका नाम है बृहस्पति। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक, उपयुक्त सभी। तो बृहस्पति का जो वलय होता है दोस्तों, और वो होता है सिलिकेटों का बना हुआ। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और अगर हम बृहस्पति की वलय की बात करें तो इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1979 में। चलिए आगे चलते हैं। बृहस्पति गैसों से निर्मित ग्रह होता है, इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। क्या ये बात सही है दोस्तों? हीलियम, ये आपकी बात की जा रही है किसके बारे में? बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति गैसों से निर्मित ग्रह होता है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। बताइए दोस्तों, क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बिल्कुल। और शनि की वलयों की संख्या 10 है, तो दोस्तों ये 10 नहीं 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही, तो केवल पहला सही। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 पृथ्वी के वर्षों के बराबर समय लेता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, या जुपिटर से गर्म? तो दोस्तों अगर हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होता है वह उतना ही गर्म होता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? ये नेपच्यून से गर्म है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और अरुण का झुकाव सूर्य की ओर अधिक होता है। देखिए जो अरुण होता है उसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और अगर हम अरुण का झुकाव की बात करें तो अरुण का झुकाव क्या सूर्य की ओर होता है? आपको ये बताना है, क्या ये बात सही है? अरुण का झुकाव सूर्य की ओर अधिक होता है, कम होता है? बताइए दोस्तों। अरुण का झुकाव सूर्य की ओर कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 82.23 डिग्री। ठीक है।
और अगर हम अरुण का झुकाव पृथ्वी की ओर कितना होता है, तो दोस्तों ये 48.4 गुना अधिक भारी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात की जाए कि अरुण प्लेटो कहा जाता है, अरुण का झुकाव सूर्य की ओर अधिक होता है, तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नैयाद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, वरुण का सबसे छोटा ग्रह नैयाद होता है और इस ग्रह का रंग हल्का पीला होता है। तो दोस्तों वरुण, बताइए, वरुण का सबसे छोटा ग्रह या उपग्रह कौन सा है, बताइए दोस्तों। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, बताइए। देखिए दोस्तों, अगर वरुण की बात करें तो वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं। ठीक है, यानी कि 14 चंद्रमा हैं। वरुण का सबसे बड़ा चंद्रमा जो होता है वो टाइटन होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है, नैयाद होता है। बिल्कुल दोस्तों, पहला सही है आपका। और अगर हम इस ग्रह की बात करते हैं वरुण, वरुण ग्रह का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों ये हल्का नीले रंग का होता है, ना कि हल्का पीले रंग का होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है, तो पहला बी पे है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, तो दोस्तों ये रखा था 20 जुलाई 1969 को। कब रखा था, 20 जुलाई 1969 डी पे, तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। तो ये 20 जुलाई। चलिए आगे चलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो स्थित है दोस्तों, चंद्रमा पर स्थित है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान कम काम करते हैं दोस्तों। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर ये एक विशेष कपड़ा पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत मंदगति से होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, किस परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है, अर्धचंद्र में, नवचंद्र में, पूर्ण चंद्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों पूर्ण चंद्र। कौन सा आंसर हो जाएगा, पूर्ण चंद्र। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही मन में एक ही मन नहीं दोस्तों, ये माह होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। ये होगा माह। ठीक है, ये होगा माह। माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चारों पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो, या ग्रुप में से किसी में से नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर ज्ञान पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन सा, उपसौर, अपसौर, अपभू या उपभू। तो 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए जो मुख्य उत्तरदायी कारण था वो कौन सा था, बताइए दोस्तों। उसका जो मुख्य रीजन था वो क्या था, उपसौर, अपसौर, उपभू या अपभू। तो देखिए 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए जो मुख्य उत्तरदायी कारक था वो क्या था। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के क्या कारण था, बताइए दोस्तों, कौन सा कारण सही था वो।
तो दोस्तों वो था, कौन सा कारण था, मतलब अधिक चमकदार था उस दिन, उसका क्या कारण था? बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए, उसका क्या कारण था? भाई दिसंबर की बात की जा रही है दोस्तों। तो ये था अपभू, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेमल को चुनना है, मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी। तो ये है चंद्रमा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उस भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है दोस्तों, उसका भार घट जाता है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह मंगल का, बृहस्पति का, पृथ्वी का, शनि का। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। किसका? शनि का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? उल्का क्या है? एक स्थान जो उल्का क्या है दोस्तों, बताइए। उल्का जो है दोस्तों, वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो कौन सी है? 91 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री या 91 डिग्री। तो ये है दोस्तों 45 डिग्री। तो ये बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये क्या हो जाएगी? 60 डिग्री अक्षांश रेखा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शून्य अंशांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो ये अटलांटिक महासागर में। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे, तो वह कहाँ उतरेगा? तो उतरे 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब 82.2 पूर्व देशांतर पर मध्यमा हो, रात के 6:30 बजे हो, तो अंश पर कितने बजेंगे? तो ये बजेंगे दोस्तों 0 डिग्री पूर्वी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पूर्व या पश्चिम पर। अगला प्रश्न क्या है? किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार है? देशांतर रेखा, अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि या प्रधान मध्यमा रेखा। तो दोस्तों ये होता है प्रधान मध्यमा रेखा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट प्रश्न क्या है? किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों में घड़ी के समय के समान नहीं होता? लंदन, लिस्बन, आगरा और आदिस अबाबा। तो दोस्तों ये आंसर क्या होगा? आदिस अबाबा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।